हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग करियर काउंसलिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट करियर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो पहला एपिसोड हमारा था जियोलॉजिस्ट पर। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम इकोनॉमिक्स में अपना करियर कैसे परस्यू कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ है शुभदा। हाय शुभदा। Hello, Bhavya. हाउ आर यू? I'm fine. What about you? आई एम फाइन ऑल्सो। अच्छा शुभदा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hello, I am Shubha Agarwal. I am from Lakhimpur Kheri and educated from there only. And now I am pursuing PhD in economics. तो पीएचडी में क्या करते हैं शुभदा? इकोनॉमिक्स पीएचडी में क्या पढ़ते बेसिकली हैं मतलब? ये एक रिसर्च कोर्स है। आप कोई एक एरिया या कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम पे, मतलब पर्टिकुलरली अगर बोले एक रिसर्च प्रॉब्लम पे कोई क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा हो कि ऐसे क्या होता है या ऐसा क्यों होता है, उस पे आप खुद एक खोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल जानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इकोनॉमी में, क्यों लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जबकि मार्केट में लोगों की जरूरत है, लोगों को स्किल लेबर की जरूरत है, फिर भी कुछ लेबर या कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये गैप क्यों आ रहा है? तो इस पे अगर आप खुद डेटा कलेक्ट करें ग्राउंड पे जाके, तो वो रिसर्च। अच्छा, तो ये तो काफी ऐसे ही इंटरेस्टिंग बाकी है। सब्जेक्ट में भी रिसर्च होती है। अच्छा अच्छा, फिर आगे क्या ऑप्शंस हैं? आगे ऑप्शंस में फिलहाल आप एक रिसर्च में ही अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, लोगों को रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज भी मिलते हैं। हाँ। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में भी काफी अच्छा स्कोप है अगर आप कैरियर बनाना चाहें। और जो सबसे पॉपुलर कैरियर ऑप्शन है इसमें, वो एक प्रोफेसर का है। जब यूनिवर्सिटीज में जो हम लोग को प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, तो आपने कई लोगों के नाम के आगे डॉक्टर लगा देखा होगा। जरूरी नहीं वो सारे एमबीबीएस वाले डॉक्टर हों, कुछ लोग हाँ, रिसर्च करके भी डॉक्टर प्रोफेसर शुभदा। अच्छा, तो शुभदा फिर मतलब अपनी एकेडमिक जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ कि तुमने 12th में कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे, फिर आगे क्या किया, फिर यहाँ तक कैसे पहुंची? 5 से लेके 10th तक तो सारे कंपलसरी सब्जेक्ट थे। 9th-10th में मेरे पास साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी 2 लैंग्वेजेस थी और कंप्यूटर साइंस थी। उसके अलावा मैंने 11th-12th में साइंस स्ट्रीम चुनी थी। हालांकि तब मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च का कोई इंटरेस्ट रहा हो। हाँ। लेकिन फिर मैंने ग्रेजुएशन में अपने स्ट्रीम बदली। साइंस से मैंने आर्ट्स स्विच किया और उस टाइम पे मेरे पास सब्जेक्ट थे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश लिटरेचर। धीरे धीरे करके काफी चीजें क्लियर हुई। पहले कुछ और सोचा था, फिर कुछ और, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने शुरुआत में सोचा उसी को लेके मैं आगे बढ़ी। कुछ लोग होते हैं जैसे वो अपने बचपन का ड्रीम ही आगे परस्यू करने में सफल रहते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा अलग था। एक चीज में मुझे लगा कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, तो दूसरा ट्राई किया। ऐसे करके मैंने आगे बढ़ा। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है यूजीसी नेट जेआरएफ, तो उसको क्लियर किया। ऐसा होता है कि अगर नेट क्लियर हुआ है, वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर नेट क्लियर हुआ है तो आप कहीं किसी कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ जॉब। एंड इसके अलावा आप एमए के बाद अपने आप से पीएचडी के में भी एडमिशन ले सकते हैं। और अगर जेआरएफ हुआ है तो इसी पीएचडी के लिए आपको सरकार स्कॉलरशिप देती है। अच्छा अच्छा, तो नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मतलब पर्टिकुलर सिलेबस वगैरह होता है, तो फिर? हाँ, पर्टिकुलर सिलेबस होता है। उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसमें आपका जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में और कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब जनरल चीजों के बारे में पूछा जाता है। और टू चेक योर जनरल अंडरस्टैंडिंग, एंड द नेक्स्ट पेपर इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट।
ओके, तो कितने मार्क्स का पेपर होता है और कितने मार्क्स लाने होते हैं? फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का होता है और सेकेंड पेपर 200 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। बट अगर हम स्कोर की बात करें तो क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो प्योरली कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि आपको कितना स्कोर लाना होगा और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्कोर रहता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस ईयर स्कोर्स देखेंगे तो उसके बारे में आपको इंटरनेट पे सारी जानकारी आराम से मिल जाएगी। और जितना ये कठिन लगेगा पास करना उतना कठिन है नहीं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके सब्जेक्ट में क्लियर है तो आराम से हो जाता है। अच्छा, तो ऐसा कुछ है कि अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो पीएचडी नहीं स्टार्ट कर सकते, या फिर पीएचडी स्टार्ट कर सकते हो और करते करते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका नेट क्वालिफाई है या नहीं है इससे पीएचडी का कोई लेना देना नहीं है। तो पहले ऐसा होता था, पीएचडी के लिए 2 रास्ते होते थे। एमए के बाद या तो आप नेट क्वालिफाई करके पीएचडी कर सकते थे, हाँ। या एमए के बाद आप पहले एमफिल करके फिर पीएचडी कर सकते थे। अच्छा। अब सरकार ने क्योंकि एमफिल की मान्यता, एमफिल की अनिवार्यता हटा दी है, तो अब एमए के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। आपके पास नेट हो चाहे ना हो। नेट आपके लिए जॉब के लिए जरूरी है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है कहीं पे तो आपके पास नेट होना जरूरी। अच्छा, तो फिर पीएचडी करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं या फिर मेरिट बेसिस होता है? क्या प्रोसेस होता है? नहीं, एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। अगर आप इसमें अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगा कि उस यूनिवर्सिटी के क्या रूल्स हैं। बेसिकली एक रिटन एग्जाम होता है फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। एक रिटन एग्जाम होता है जिसको क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। और कहीं कहीं पे नेट और जीआरएफ जिनके पास है तो उनको रिटन एग्जाम्स पे एग्जामिन कर दिया जाता है। ओके, डायरेक्ट इंटरव्यू में एंट्री हो जाती है। अच्छा अच्छा, मतलब बेनिफिट मिलता है। मैंने दोनों दिए थे। हाँ, मैंने दोनों दिए थे। यहाँ पे ऐसा एग्जामिशन कुछ नहीं था। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से परस्यू कर रही हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको रिटन भी देना होगा और इंटरव्यू भी देना होगा। आपके पास नेट या जेआरएफ है तो भी। ओके, अच्छा, 10th और 12th के जो स्कोर्स रहे थे वो कहीं भी मैटर करे थे इस पूरी जर्नी में? मतलब कहीं जरूरत पड़ी? देखिए, 10th और 12th के स्कोर्स अभी जॉब लेने जाएं तो हो सकता है वो लोग उस पर नजर डालें, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स हर जगह लगते हैं। उनकी कॉपीज हर जगह लगती हैं। लेकिन मेरे को कोई खास नुकसान कभी नहीं हुआ क्योंकि 10th में मेरे एवरेज स्कोर थे तो मेरे को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये है 11th में अगर आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट लेना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्कोर लाना पड़ता है 10th में, क्योंकि फिर उस हिसाब से वो लोग एडमिशन देते हैं, सीट अलॉट कर देते हैं। और आगे भी एक डिग्निटी बनी रहती है कि हाँ, मतलब शुरू से ठीक ठाक नंबर हैं। और 12th के स्कोर का भी यही रहता है कि ग्रेजुएशन में कई यूनिवर्सिटीज 12th के स्कोर के हिसाब से एडमिशन देती हैं। बाकी कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर अच्छे ठीक ठाक नंबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर नहीं आए हैं, अगर कोई इंसान अभी 10th और 12th में है तो इस पे ध्यान जरूर दें। और अगर ठीक ठाक नंबर नहीं आए हैं तो उसको लेके चिंता करने वाली कोई बात नहीं है कि इससे कुछ बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग एक बच्चे में या फिर एक इंडिविजुअल में क्या स्किल्स होनी चाहिए कि वो इस करियर में सोचे कि आगे बढ़े या फिर इस करियर को चूज करे? सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी इस करियर में, क्या किसी भी करियर में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपका माइंडसेट उसी हिसाब से चलने लगता है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि हाँ हमें रिसर्च करनी है तो आपका दिमाग खुद ही वो मतलब ऑब्जर्व करने लगेगा चीजें और क्वेश्चन करने लगेगा कि हमको ये चीज खोजनी है। बेसिकली एक रिसर्चर का एटीट्यूड ये होता है कि आप चीजें ऑब्जर्व करें और क्वेश्चन करें कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आप कुछ रिसर्च नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं खोजेंगे। हाँ, तो सबसे अगर इंटरेस्ट होगा तो कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स कैसा सब्जेक्ट है? मतलब इकोनॉमिक्स मैं कहूंगी जैसे, क्योंकि मैंने
ट्वेल्थ तक साइंस पढ़ी है, तो मुझे हाँ। साइंस जैसा ही लगता है काफी कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल रहता है इसमें। और मतलब जैसे कि लोगों का जनरल परसेप्शन रहता है कि इकोनॉमिक्स की थ्योरीज तो रटने वाली होती हैं, सोशल साइंस है या ह्यूमैनिटीज है इसमें ज्यादातर रटने वाला होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चीजों को समझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा बाकी सब्जेक्ट से। इसमें बेसिकली आप एक ह्यूमन वर्ल्ड की मटेरियलिस्टिक लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, मार्केट सब आ जाता है। तो एक तरीके से हर एक एरेना में आपके इकोनॉमिक्स मिलेगी, घर के बजट से लेके देश के बजट तक। एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ऐसा सब्जेक्ट है जो रोज अपडेट रहता है, कभी पुराना नहीं होता। ऐसे ही धीमे धीमे लोगों के परसेप्शंस चेंज होंगे जब उन तक ये सारी चीजें पहुंचेंगी। एक जनरल परसेप्शन है कि स्टूडियस बच्चे जो हैं वो साइंस साइड लेते हैं, एंड जो वीक होते हैं अपनी पढ़ाई में वो आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि आर्ट्स समझना आसान है या आर्ट्स में खाली रटना होता है। ऐसा नहीं है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी कठिनाइयां और अपनी आसानियां होती हैं। और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप इसमें अच्छे खासे कैरियर ऑप्शंस भी ले सकते हैं। जरूर मतलब ऐसा नहीं है कि खाली साइंस में कैरियर ऑप्शंस ज्यादा हैं, इसमें भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, बस आपको थोड़ा देखने की जरूरत है। और क्योंकि आज सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप घर बैठ के सारी जानकारी ले सकते हैं, अपने मन मुताबिक आप अपना कैरियर चुन सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें। हाँ, तो वैसे तो तुम्हें बता ही चुकी हो कि बचपन में तुमने कुछ और सोचा था और अब बड़े होते होते पूरी स्ट्रीम जो है वो चेंज हो गई। पर ऐसे अगर कंपेयर करें कि जो सोचा था और जो बन रहे हैं उसमें डिफरेंस कौन सा बेटर है, या फिर क्या लगता है? देखो, जब हम सोचते हैं, जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं तो काफी कुछ सोचते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं कि हम ये बनेंगे बड़े होके, बट वो एक प्लान के साथ नहीं होता है, वो मतलब एक तरीके से इनोसेंट ड्रीम्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी की वो इनोसेंट ड्रीम्स पूरी हों, किसी किसी की अगर पूरी होती हैं तो ऐसा होता है कि बड़े होते होते हमने उन्हीं ड्रीम्स के साथ प्लान सोचना भी चालू किया, तो ड्रीम्स वही पूरी हो रही हैं जो प्लान से बैक्ड है। कि हम किस तरीके, अगर हमको फॉर एग्जांपल इंजीनियर बनना है तो हमको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ट्वेल्थ में कितना स्कोर करना है, और उसमें हमको आगे जॉब्स कैसी चाहिए, ठीक है। तो हर एक चीज, कॉलेज से निकलने के बाद हमको कहाँ जॉब करनी है, तो इस तरीके की चीजें लोग पूछते हैं। अगर हमको इंजीनियर नहीं बनना है तो अगर हमें आर्ट्स लेना है तो हम आगे क्या जॉब चाह रहे हैं, किस तरीके की जॉब चाह रहे हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है। अगर हम पढ़ा सकते हैं तो हम टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई करें, नहीं पढ़ाना अच्छा लगता है तो ना करें। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जब हम अपना इंटरेस्ट ऑब्जर्व करते हैं और प्लान बनाते हैं कि हाँ ये करने से हमको अपना ड्रीम मिलेगा, तब सक्सेस रहता है प्लान। हाँ, सही कहा। चलो, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और अपनी इतनी सारी नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू।